अस्सलाम वालेकुम। शुजा खान ज़ादा की शहादत, सबसे पहले जो सवाल सामने आया वो ये था कि सदर्न पंजाब वो एरिया जहाँ पर बहुत अरसे से बात हो रही थी कि आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, आपने ज़रब-ए-अज़्म लॉन्च किया, तो एक हमारे यहाँ जनरल रब्बानी का बयान था, वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा था कि ज़रब-ए-अज़्म कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम कराची उसको ना साफ़ कर लें और जब तक सदर्न पंजाब को ना साफ़ कर लें। तो ये सदर्न पंजाब वाला सवाल आज एक दफ़ा फिर हमारे सामने खड़ा है। रहीम यार खान से लेकर आपको ये राजनपुर, डीजी खान, ये पूरी बेल्ट भावलपुर वाली ये पूरा इलाका जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ मदारस भी हैं, वो अभी हमें कुछ प्रोग्राम पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमने जियो फेंसिंग की है, प्रोफाइलिंग भी उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन शायद उससे बढ़कर जो कालादम तंजीमें हैं और वो ग्रुप जिनके स्लीपर सेल्स हैं, हाइड आउट्स हैं टेररिस्ट की, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा मेजर ऑफेंसिव जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा कि उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले कि वो शुजा खानज़ादा जैसे वो बहादुर आदमी थे, वो बड़े अच्छे तरीके से मौसर तरीके से इस ऑपरेशन को, काउंटर टेररिज्म को आगे बढ़ा रहे थे। उनको जाके ऐसे तरीके से उन्होंने निशाना बनाया उनके गांव और घर के अंदर जहां वो लोगों के साथ मिल रहे थे, और एक उनके कज़न की वफ़ात हुई थी, उसकी इयादत के लिए लोग इकट्ठे हुए थे जिस वक्त ये कार्रवाई की गई। तो है तो बुज़दिलाना कार्रवाई, लेकिन उनको मौका मिला तो उन्होंने हिट किया। तो अब पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है, कैसे आगे बढ़ना है? वापसी कोई रास्ता नहीं है। ये ऑपरेशन का एक ही रिज़ल्ट है और वो है पाकिस्तान की जीत और यहाँ दहशत गर्दों का खात्मा। वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक है मुशाहिदुल्लाह खान के हवाले से, जिन्होंने एक बयान दिया और उनकी वजारत गई। और तीसरा एक टॉपिक है चौधरी शेर अली का, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर, अपनी ही जमात के एक लीडर और वज़ीर के ऊपर, जो मॉडल टाउन के हवाले से भी काफ़ी मुतनाज़ा थे, उनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया। तो उसके ऊपर हमारे पास एक आध डॉक्यूमेंट भी है, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी बात करें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपके पास शरीक गुफ्तगू होंगे सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, दोनों को खुश आमदीद प्रोग्राम में। जनरल अतर अब्बास साहब फॉर्मर DG ISPR हमारे साथ हैं कराची स्टूडियो से। जनरल अतर अब्बास साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ जी, आप फरमाइएगा सदर्न पंजाब में कितना ज़रूरी है ऑपरेशन और कब और कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा वहाँ पर? नदीम साहब, मेरी ज़ाती राय में जो फाइनल बैटल और बिगेस्ट बैटल होनी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, वो होनी पंजाब में है। चाहे आप उसको सदर्न पंजाब कह लें, ज़्यादातर इनकी जो अड्डे हैं और जो तंजीमें हैं उनके ठिकाने हैं वो सदर्न पंजाब में ज़्यादा हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी ये फैला हुआ है। और अभी तक जो है वो एक बहुत अरसे तक हुकूमत पंजाब एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रही है। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ, ख़ास तौर पे जो आखिरी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जो फ़ैसले किए गए थे, मैं समझता हूँ जो पंजाब में पुलिस की जितने ऑपरेशन और इंटेलिजेंस और CTD को लीड कर रहे थे, हरावल दस्ते का काम कर रहे थे, वो कर्नल शुजा खानज़ादा थे। मैं ज़ाती तौर पे भी उनको जानता था, उनका भी ताल्लुक़ रिसाले से था। वो एक इंतहाई मोतबर और ज़िम्मेदार और निडर दिलेर ऑफिसर थे। आर्मड कोर से ही उनका ताल्लुक़ था, हमारे उस्ताद भी रहे हैं स्कूल ऑफ आर्मर नौशेरा में। वो एक कैप्टन का किरदार अदा कर रहे थे फील्ड के अंदर, जो ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे। अफसोस ये है कि ऐसे कलीदी किरदार अदा करने वाले सीनियर अफसर को और रहनुमा को कि हम हिफाजत नहीं कर सके। क्योंकि अब अगर आप देखें कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अब दबाव में हैं, जिन पे अब ऑपरेशन हो रहा है, ये इकट्ठी हो रही हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। क्योंकि जब बाहर से कोई हमला आवर होता है तो ये अंदर के आपस में इनके ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि IRA ने, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 1930 में ये फ़ैसला किया था कि अब दहशतगर्दी की कार्रवाई आम पब्लिक या इदारों पे नहीं होगी, शख्सियात को निशाना बनाया जाएगा, असैसिनेशन की जाएगी, ताकि सियासी शख्सियात इदारों पे और रियासत पे दबाव डाल के अपनी मनमानी कर सकें। मैं समझता हूँ वो मोड़ आ रहा है जिसमें अब इन्होंने तय कर लिया है कि दहशतगर्दी की जो हदफ होंगे वो अहम शख्सियात, पॉलिटिकल एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट ऑफिशियल वो होंगे, बड़ी सियासी शख्सियात को निशाना बनाएंगे। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से भी एक हम सवाल कर दें, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आप इस सब बड़ी बात करी है जनरल अतर अब्बास ने, वो कहते हैं कि आखिरी जंग जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो पंजाब जानी है। मैं साहब देखें, जज साहब ने भी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन बेस पे बात की होगी, बिल्कुल ठीक कहा होगा उन्होंने। इस अज़म का इयादा तो पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ और हमारी आज वज़ीर आला साहब पहले भी वो इयादा कर चुके हैं। और आपने वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का 98 वाला भी दौर देखा होगा,
जहाँ पे वो बड़े मशहूर थे इन बदमाशों को और इन दहशतगर्दों को नकेल डालने में, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में। नहीं, ये नहीं आप लेंगे। देखें, जब फिर शहबाज शरीफ साहब गन सफाई करते हैं तब भी उनको टारगेटेड किया जाता है। अगर वो देखें आपकी जो पंजाब की हुकूमत है, मैं जनरल साहब की इस बात से इतफाक करता हूँ कि स्टेट ऑफ डिनाइल में हम बार बार कहते थे कि आप मदारस के खिलाफ आगे जाए, उस सारे मदारस नहीं है, कोई 1% 2% होंगे, यू हैव टू चेक देम। कालादम तंजीमें पंजाब में अपना गाहें, आप चेक देम, आप नहीं कर रहे। सुन लें साहब, उसमें इंफॉर्मेशन बेस पर ऑपरेशन किया जाता है। कहाँ पर? और जहाँ पे भी पंजाब में भी रिसेंटली जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पास कसूर में लोगों को जो ऑपरेशन हुआ है उसी की रिटेलिएशन है। दहशतगर्द को मलिक इसहाक को वहां पर ये उसी का बदला। देखें उसी का बदला जिसका भी है, लेकिन ये वही लोग थे ना जो सेफ हेवन में बैठे हुए थे, जब कोई किसी कदावर शख्स की, इसका मतलब है कि ताकत उनकी बरकरार है अभी। नहीं, कोई ताकत नहीं। देखें, आज भी शहबाज शरीफ साहब की अगर आप उनके कमेंट्स चला दें, उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कसम खाई है, जो हमारे शहीद कर्नल खानजादा हैं, उनके खून की कसम खाई है कि हम इनको सफाया। क्या नून लीग की हुकूमत पंजाब में मुअस्सर तरीके से इसके खिलाफ लड़ेगी, या वो शहबाज शरीफ साहब का बयान जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो, हमारी और आपकी तो सोच एक है, वो वाली बार बार वो कोट करते हैं कि वो वाला बयान चलवाएं इनका? देखें, एक तो मैं एक जुमला और कह दूं, फिर इसमें आपके सवाल पे आ जाता हूँ। एक तो हमारी मीडिया के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो जो बार बार वो दिखाते हैं ना कि जी वज़ीरों ने इतना सिक्योरिटी ली हुई है, इतना प्रोटोकॉल लिया हुआ है, मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा हमें रिव्यू करनी चाहिए अपनी इस बात को। मुमकिन है कि कर्नल साहब इस वजह से सिक्योरिटी न रखते हो कि यार ये खामखा का फिर टीवी पे चलेगा कि इतनी गाड़ियाँ रखी हुई, इतनी सिक्योरिटी रखी, उन्होंने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त वो नहीं किया जो होना चाहिए था। सईद गनी साहब, एक वैसे मुझे आपसे इख्तलाफ है, आपके गुजरा और हुकूमत का सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना नहीं है, ये एक बुनियादी चीज़ है जो होनी चाहिए। मेरी बात उनका सिक्योरिटी गार्ड नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको इस कौम को भी महफूज बनाना है जिसके बच्चे स्कूलों में वल्नरेबल हैं, आपके ऑफिस पुलिस स्टेशन वल्नरेबल। मुझे बात पूरी करने दें, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। देखें, अब कर्नल शुजा खानज़ादा साहब अगर होम मिनिस्टर ना होते, अगर MPA ना होते, अगर वो काम ना कर रहे होते जो जिस जंग को लीड कर रहे थे, तो शायद उनकी शहादत से इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पड़ता। ठीक है ना? अभी जैसे जनरल साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ, मुझे तो ये पहले आदमी लगते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, पहले आदमी लगते हैं जो इतना एग्रेसिवली और इतना खुल के, आप बता दीजिए कि किसी ने खुल के इस तरह की बातें क्यों, जिस तरह का 9/11 के बाद क्लियर माइंडेड थे, खामोशी से क्यों बैठे हैं पंजाब में? मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हमारी बेसिस पे जो अटैक हुए थे, उस बेसिस में भी जो लड़के पकड़े गए थे वो रिकॉर्ड के ऊपर है, कहा जाता है कि उनका ताल्लुक पंजाबी तालिबान से था। उसके बाद भी गुंजाइश थी कि आराम से बैठे, पूरा चरंगी वाले पंजाब वाले निकले हैं। वो जिस बयान की आपने बात की, और हमारा भी ये ख्याल था कि शायद या तो खौफ का भी सबब हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है ना, लेकिन शुजा खानज़ादा साहब ने लीड ली, मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जब से इन्होंने ये चार्ज लिया था होम मिनिस्ट्री का, तो कुछ तब्दीली आपको नज़र आ रही थी, वाकई लगता था कि कोई काम हो रहा है, और ये बात भी करते थे खुल के। अब मुझे जो ज़्यादा डर लग रहा है ना, सच्ची बात यह है कि इन जैसा कोई और आदमी, मुझे नहीं पता कि इनके पास है कि नहीं है, जिसको ये उस जगह पे प्लेस करें। इतनी बड़ी असेंबली में आपको इनका कोई और दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा। नहीं, एतमाद की भी बात होती है, बहुत सारे होता, अभी तो मैं नहीं कह सकता 400 MPs हैं उसके अंदर कोई नहीं होगा, ज़रूर कोई ना कोई होगा, लेकिन उसके ऊपर लीडरशिप का ट्रस्ट भी हो, वो उसको इतना आगे लेकर भी आना चाहते हो, फिर उनकी पार्टी उसको एक्सेप्ट भी कर ले, बहुत सारी चीज़ें होती है ना उसके अंदर। मैं समझता हूं कि बड़ा अहम बात है, स्ट्रेटेजाइज कैसे किया जाए, क्योंकि शहबाज साहब ने आज अपने कहा कि मैं वो खून डायगा नहीं जाएगा और आगे चलेंगे, लेकिन शहबाज साहब ही की हुकूमत है पंजाब में 30-35 साल से, या बड़े मियाँ साहब हैं या छोटे मियाँ साहब हैं, दरमियान में एक परवेज़ इलाही का दौर निकाल दें, तो इसी अरसे में ये तंजीमों को वहाँ अपनी बेसिस बनाने के मौके भी मिले, रोका नहीं गया उनको। स्ट्रेटेजाइज कैसे करें कि अभी इनका खात्मा हो जाए? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत थी इस बात की, जिसमें जैसे कर्नल शुजा खानज़ादा जैसी शख्सियत की इनको ज़रूरत थी और वो मौजूद थे, और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इसको उनको अहमियत देनी चाहिए थी। अगर कर्नल साहब ख़ुद सिक्योरिटी से इनकार कर रहे थे, तो ये सिक्योरिटी वालों का काम था कि उनको इंश्योर करना कि ये एक शख्सियत नहीं है, एक फ़र्द वाहिद नहीं है, ये पूरे एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत की जो एंटी वॉर स्ट्रेटजी है या नेशनल एक्शन प्लान है, उसमें सबसे बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर ऑपरेशन हो रहा था। तो इसलिए ये एक, मैं समझता हूँ, एक कलेक्टिव फेलियर है हम सब का
कि ऐसी शख्सियत जो कि फ्रंट फुट के ऊपर खेल रही थी और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक मौसर कार्रवाई कर रही थी, उस कैप्टन को हमने गंवा दिया, जिसने मैदान में कूद कर इन सब का मुकाबला करने की ठान ली थी। उसने आज वाकई जिसे कहते हैं मकूला है कि अपना आज हमारे कल पे कुर्बान कर दिया। आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो ताबनाक होने जा रहा था, जिस माशरे में ये इंतजार पंजाब हुकूमत को अब इस जंग को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? हमें तो रोकना है, इस मेहनत का खात्मा करना है, तो पंजाब हुकूमत इसे स्ट्रेटेजाइज कैसे करे? अब देखिए, इसको तो उन्होंने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया था और उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो वज़े की थी। अब इस पॉलिसी में आपको जो देखना है कि देखें, ये बैटल ऑफ आइडियाज़ भी है, ये बैटल ऑफ माइंड्स भी है। आपने वो जो साइकिल जिसमें उसका आइडिया घूम रहा है दहशत गर्द का, आपने उससे कई कदम आगे रहना है, आपने उस साइकिल में घुसना है, आपने उस साइकिल को बगौर देखना है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। बड़ी आम सी मेरे ख्याल है इस वक्त बात नज़र आ रही थी कि एक कैप्टन है, आपकी टीम को लीड कर रहा है, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, जो रद्द अमल होगा वो सबसे पहला टारगेट ये कैप्टन बनेगा, इसलिए उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अब जो स्ट्रेटजी है वो यही होनी चाहिए कि आप उनके जो थिंकिंग साइकिल है उसके अंदर घुसें और उसको भापें, उसको जांचें, उसका तज्जिया करें और उससे कई कदम आगे रखें, बजाय इसके कि आप सिर्फ रिएक्शन में चले जाएं। जब वो कार्रवाई कर रहे हैं आप उसका रिएक्शन करें, इससे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप उनकी स्ट्रेटजी को डिफीट करने का तरीका ये होगा कि उनकी स्ट्रेटजी को समझें और उससे कई कदम आगे जाके एक्शन करें, ना कि सिर्फ रिएक्शन में रहें। एक आबिद शेर अली साहब, आपसे सवाल यहाँ बहुत ज़रूरी है। आपके वालिद ने, और मेरे हाथ में ये लेटर है, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे डालिएगा, राना सनाउल्लाह पे बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किए हैं। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं फ़ारूक वहीद साहब, इनके ऊपर 19 लोगों के मारे जाने का इल्ज़ाम है और हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि उस वक्त के जो DPO थे वो इनका ताल्लुक़ आपकी जमात से मुंसलिक जो सियासी शख्सियात हैं इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह उनके साथ जोड़ते थे। अब ये चीज़ें हमारे जब सामने हों तो हम आपकी जमात की कमिटमेंट को तो डाउट करेंगे कि आप कितने कमिटेड हैं लड़ने में। देखिए जी, आपके वालिद का इल्ज़ाम है ना राना सनाउल्लाह के ऊपर। मेरे वालिद ने जो भी पूरे ये आपकी मीडिया की कोट हुई खबरें हैं और मैं लेटर स्क्रीन पे डाल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं ये तो अब्सकॉन्डर है, इंटरपोल से वो मांग रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर है और इस पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसकी 19 लोगों की टारगेट किलिंग में, इसमें कोई शक नहीं। इसका सरपरस्त कौन था? देखिए ये पुलिस का SHO है और पुलिस टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व थी, एक्सटॉर्शन, भत्ता कलेक्शन में। कौन था इसका? और मेरी बात सुन ले, इसमें तमाम जो हमारे नाम नहीं उसका, नहीं मैं आपको मुझे डिटेल तो बताने दें। जो हमारे पूरे शहर के पार्लियामेंटेरियन थे, MNA MPs, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे ज़राई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने तमाम लोगों ने मुतालबा किया जो ये आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इनको पकड़ के लाएं और इस पर रेड वारंट, ये आपके हाथ में रेड वारंट होंगे उस SHO के जो मिनिस्ट्री इंटीरियर के पास जा चुके हैं। 2 के हैं इंक्लूडिंग फ़ारूक अब्बास जी, 2 लोगों के इंक्लूडिंग फ़ारूक अब्बास और एक और साहब हैं मुज़म्मिल वहीद, और ये पुलिस के लोग हैं जिनको भगा दिया गया। और किसने भगाया? जो उस वक्त के पुलिस के लोग थे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। आपकी हुकूमत है पंजाब में भाई जी, मैं देखिए वजारत भी किसी के पास पंजाब में होगी, नाम लीजिए किसी का। इन्होंने कहा उस वक्त का जो DPO है, मैं उसका मैसेज अगर पढ़ के सुनाऊँ आपको तो आपको सरप्राइज होगा कि वो DPO क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ ये आ गया, ग्रुप ऑफ टारगेट किलर्स विच कंप्राइजेज 10% स्क्वाड वाज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ 19% इन फैसलाबाद बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पर्सनालिटीज। तो वो पर्सनालिटीज आपकी पंजाब हुकूमत की थी। देखें जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का ये कमिटमेंट है, उन्होंने ऑर्डर भी दिए हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन की। मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने सियासी शख्स कौन था? आपके वालिद जिसका नाम ले रहे हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम है या किसी और पे इल्ज़ाम? देखिए ये अदालतों में भी बयान रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं किसका नाम? मुल्ज़िमान की जो आपके पास हैं। जो देखे चौधरी शेर अली साहब, चौधरी शेर अली का स्टेटमेंट सुनाइए जी। आप शेर अली फिर बोलेंगे, अपने बयान सुनेंगे, पहले सुनाइए जरा। कोई तोता मैना की कहानी नहीं सुना रहा, कल कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहे। एक बंदा बंदे मारी जा रहे, मारी जा रहे, मरवाई जा रहे, कोई बंदा इन्हों हाईलाइट नहीं करता। अपोजिशन ने भी माल खा लिया, मीडिया ने भी माल खा लिया। कराची खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान ऑपरेशन हो सकता है, जनरल साहब और नवाज शरीफ साहब
फैसलाबाद च भी ऑपरेशन करो 20 बंदियां दे कातल दा कातल लोगो। बोला ना अभी। ये पुलिस की स्टेटमेंट है तो आप बोलने से गुरेज कर रहे हैं। ये पुलिस की स्टेटमेंट आप गुरेज कर रहे हैं बोलने से। मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट है और पुलिस के रिकॉर्ड का सईद गनी साहब, ये मेरा इल्जाम नहीं है, इंटरनली ये अगर पुलिस के जमात पास के ऊपर ये सिचुएशन है तो वो फाइट अगेंस्ट टेरर वो बड़ी कमिटमेंट मांगती है। देखिए बड़ा सीरियस इशू है, इसलिए कि अगर हम ये बात कर रहे होते या पीटीआई कर रही होती या कोई और अपोजिशन की जमात कर रही होती तो शायद उस बात को इतनी अहमियत ना दी जाती और शायद ना मिलती। लेकिन अगर PMLN के ज़िम्मेदार लोग, और ये नहीं कि आबिद चौधरी शेर अली जो हैं वो वैसे ही कोई आम से वर्कर हैं वहाँ और उसने कोई बात कर दी है, ज़िम्मेदार आदमी हैं, आबिद शेर अली साहब के वालिद हैं, उन्होंने खुद ये बात कही और मैंने खुद वो सुना था, वो जो तकरीर फरमा रहे थे वो मैंने खुद सुनी कि उसमें राना सनौला का उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि जी पुलिस ने ये बातें कही हैं कि जी इतने बंदे उन्होंने मरवाए हैं और उन लोगों को भगा दिया। ये बहुत ही एक सीरियस बात है और चूँकि इससे पहले उनका नाम मॉडल टाउन के वाक़े में भी आया था और उसके बाद ये बात आ गई। अगर अब पुलिस के अफसरान ख़ुद ये कह रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मातहत काम करते हैं और जो इत्तलात थी हमारे पास, ज़हन में खदशात नहीं पैदा होते कि फिर हम कह रहे हैं कि आप पंजाब में। मैं तो कुछ और एक बात और आगे कहने जा रहा हूँ ना, शुजा खानज़ादा साहब से पहले हालांकि पोर्टफोलियो होम का जो है वो इनके पास नहीं था बाकायदा जी, लेकिन हमने सुना यही था कि सारी जो होम मिनिस्ट्री है वो चला यही रहे थे राना सनौला साहब, इंचार्ज वज़ीर थे। अब अगर होम मिनिस्टर ख़ुद जो हैं वो हों और उनके मुतल्लिक़ ये सारी बातें आ रही हों तो ये बहुत ही संगीन बात है और इसमें मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत की कमिटमेंट चैलेंज नहीं करेंगे फिर? चैलेंज करनी पड़ेगी। ये तो खुद बहुत बड़ा सवाल है जी, क्वेश्चन मार्क के बहुत बड़ा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे जनरल अरबाज पे भी इस पे राय लेंगे। बड़ा अहम इशू है क्योंकि आपने अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है तो आपको 100% क्लियर हेडेड होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और अपने तरीक़ाकार के हवाले से। वहाँ किसी इफ्स एंड बट्स और इस तरह के लेटर्स की गुंजाइश नहीं है जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। ब्रेक ले लें। फैसलाबाद की अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि जो SHO राना फ़रक वहीद था जिसकी पुष्पनाई राना सनाउल्लाह करता था, आज वो मुल्क से फ़रार है और उसके रेड वारंट जारी होने के बावजूद उसको पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। वो समझते थे कि शायद इस रात से सारी उम्र पर्दा नहीं उठ सकेगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ने आज उनका पर्दा उठा दिया है और आपने देख रहे हैं कि उन मुल्ज़मान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड किया। जी आबिद शेर अली साहब, अब आपके वालिद का इल्ज़ाम, ये साथ आपके वो दूसरे ताहिर जमील साहब हैं, MPA साहब, इनका इल्ज़ाम, अब आप किसका नाम लेंगे? नाम लीजिए, मैं आपके मुंह से सुना। मेरी बात सुने मल साहब, ये जो मुल्ज़मान आपके वालिद ने मेरी बात सुने ना, अली कमांडो मेन मुल्ज़िम है, उसको कराची से पकड़ के लाए। किसने पकड़ा था? पुलिस ने पकड़ा और उसे मरवाने की भी कोशिश की गई रास्ते में। किसने? लेकिन जिसने भी जो किया, लेकिन पुलिस ने हिकमत अमली से उसको लेकर आए और अदालत उज़्मा में उसने ये बयान दिया जो पूरे पाकिस्तान की अखबारों में छपा। और उस पर मेरी बात सुने, मुझे डॉन अखबार के अंदर एक आर्टिकल भी छपा जिसपे जो मुल्ज़मान ने स्टेटमेंट दी, जो भी MPA साहब जी, आप हमें पहलियां पूछने की बजाय बता दें इल्जाम क्या लगाया बुला रहा है। जो पुलिस को उन्होंने बयान दिए, क्या दिया, और जो दालिए जो MPA साहब कह रहे थे, आप बोले, ये जो MPA साहब, आपसे सुनूंगा। मैंने तो आपको वो स्टेटमेंट दी जो एक अदालतों में जमा है। चौधरी शेर अली साहब ने राना सनाउल्लाह पे इल्जाम लगाया, आप अपने वालिद को इल्जाम की तायद करते हैं? कि मेरी दरख्वास्त होगी कि आप चौधरी शेर अली साहब को यहाँ पे बुलाएं। आप अपने वालिद के इल्जाम की तायद करते हैं? देखें, मैं तो वो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो पुलिस करते हैं या नहीं करते। हाँ, पुलिस, उन्होंने भी बात की, पुलिस के रिकॉर्ड की बात की। आप अपने वालिद मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो पुलिस के रिकॉर्ड। अच्छा, वो सुनाई जी, राना साहब क्या कहते हैं, फिर ये उनसे बात करते हैं। राना साहब की। चौधरी साहब इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में है और जो उनकी ज़हनी कैफियत है, तो उन्हें थोड़ी बहुत भी अगर रंजिश हो तो वो इस किस्म की बेलगाम गुफ्तगू जो है वो करने के आदी हैं। मैं इस पे सिर्फ ये तबसरा करूंगा कि ये बिल्कुल घटिया और बेबुनियाद इल्जाम है और इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है। दरअसल आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में अपने बेटे को मेयर बनाना चाहते हैं। अगर मैं सुबह ही उनके साथ इस बात की जो है वो हामी भर लूं तो वो मेरा ख्याल है कि वो कहेंगे कि मुझ जैसा आदमी जो है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। Would you like to respond now?
देखिए जी, अब जिस घटिया लैंग्वेज पर ये बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है मैं अपने वालिद के साथ हर लिहाज से खड़ा हूँ, और सियासत का ये इसको उंगली पकड़ के मेरे वालिद साहब 93 में मुस्लिम लीग नून में लाए थे, और अपनी वो 2 सीटों से MNA और MPA बनते थे। आपका इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर है? ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये पूरे जो वहाँ पर वो है जो स्टेटमेंट्स हैं मुल्ज़मान की, और जो राना फ़ारूक हबीब जो राइट मैन था, जो भी अभी MPA साहब ने भी कहा, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट्स हैं पुलिस के पास। और आपकी हुकूमत के वजीर हैं, फिर आप कसूरवार हैं? आपको जब हम क्यों कसूरवार हैं जी इसमें? और ये कसूरवार हूँ या सईद गनी साहब? देखें, जो भी है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी मलिक साहब। जनरल अतरबाज साहब, ये मौजूदा PMLN पंजाब को हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां आप कह रहे हैं कि आखिरी जंग पंजाब में लड़ी जानी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो ये तो हाउस इन ऑर्डर नहीं लगता फिर आपको? जी बिल्कुल, ये तो प्योर पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है जो इनको रिजॉल्व करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी मदाखलत करनी चाहिए। मैंने जो आपने जो सवाल किया था कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से, 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो इस मामले में, क्योंकि ये पूरा कौमी मामला है और कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, इस किस्म की हरकत से पूरा ऑपरेशन जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। 3 चीज़ें बहुत अहम हैं पूरी कौम के लिए, कौम की क़यादत के लिए, हम सब के लिए। एक तो पॉलिटिकल ओनरशिप जो कि बहुत ज़रूरी है और वो नज़र आनी चाहिए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। दूसरी, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके, अहदाफ क्या क्या हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, बड़े से लेके दरमियाने से लेके छोटे अहदाफ सबको क्लियर होने चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि फुल कमिटमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन मेकैनिज़्म है वो बहुत मौसर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, फुल कोऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होंगी हम वो नताइज, वो अहदाफ आपसे ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसके ऊपर पहले सवाल पूछ लूँ, फिर सईद गनी साहब से इस पर पूछूंगा। अभी रिसेंटली कुछ बयानात आए थे, उसमें सबसे पहला बयान दिया था जावेद हाशमी साहब ने, उसके बाद बयान दिया था हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, फिर बयान दिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, और फिर अब दिया मुशाहिदुल्लाह ने, जिसके ऊपर नज़ला गिरा। लेकिन सबका इल्ज़ाम ये था कि धरने के पीछे 2 लोगों का जिनका हाथ है, एक जनरल पाशा है और दूसरे जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, जो उस वक्त DGISI सर्विंग थे धरने के दिनों में। राहील शरीफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो यहाँ तो आपको फिर कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आएगी, या लैक ऑफ ट्रस्ट गैप आपको नज़र आएगा, ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आएगा? जी, ये एक ऐसी बहस शुरू हो गई है जो मैं समझता हूँ किसी के फ़ायदे में नहीं है, जिन हालात से इस वक्त कौम और मुल्क गुज़र रहा है। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे जो सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि ये मामला जो है इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसको ज़्यादा कुरेदने से या उछालने से सिर्फ वो नुकसान होगा, किसी को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा, डिस्टेबलाइजिंग होगी, अदम इस्तेहकाम होगा। इसको उछालने की कोशिश किसने की? दैट आई नो जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसको उछालने की कोशिश सामने है। जिन लोगों ने कोशिश की है वो मंजर आम पे आ गए हैं। वो उन लोगों ने भी इस बात को बाद में एतराफ़ किया है कि इस मामले को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जाए, रेयर व्यू में देखने के बजाय विंड स्क्रीन को देखना चाहिए। तो अब ये मामला दोबारा क्यों उछाला गया है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों दोबारा। सईद गनी साहब से भी राय ले। सईद गनी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने तरतीब खुद बताई है कि जावेद हाशमी ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ ने भी की, CM साहब ने भी की, PTI के ब्रिगेडियर साइमन ने भी की, बल्कि उसने तो एग्जैक्टली वही बात की जो मुशाहिदुल्लाह ने कही थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मिलती जुलती बात की। लेकिन आपके अपने प्रोग्राम में ज़ुबैर साहब भी एक बात करके गए, ठीक है। उन्होंने शुजा पाशा का नाम लिया और इस तरह लिया कि मुझे कहा उन्होंने। एक तो होता है ना कि सुना है कि जी ये बात कन्फर्म किया उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा है। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ मुशाहिदुल्लाह ने कह दी और अचानक से लोगों के सामने आ गई हो। मुशाहिदुल्लाह तो 4था-5वां आदमी है जिसने ये बात कही है। बहरहाल ठीक है, अभी उनकी पार्टी का फैसला है कि जी उससे वजाहत तरतीब के एतबार से आखिरी आदमी थे, इसलिए सजा के हकदार करार पाए। मेरा ये ख्याल है कि ये बात सच है या गलत है, इस पर मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि किसी तरह से इसकी तहकीक करके इसको बंद कर लिया जाए कि जी आया कोई था या कोई नहीं था। मतलब एक दफ़ा ये चीज़ें तय हो जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए कि जी कोई नहीं था, ठीक है जी, ख़त्म हो गई बात, आइंदा कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई था तो उसके खिलाफ जो भी काम होता है वो करना चाहिए। लेकिन इस तरह चीज़ों को छोड़ देना भी ज़्यादा शुकूक व शुबात को जन्म देता है कि जी आप एक आदमी ने कहा कोई जवाब नहीं आया, दूसरे ने कोई जवाब नहीं आया, तीसरे ने कहा कोई जवाब नहीं आया, चौथे ने कहा कोई जवाब नहीं आया,
जब पाँचों ने बात की तो उसको आगे फारिग कर दिया जाएगा, उसकी छुट्टी कर दी। तो ये मेरा ख्याल है कि तरीक़ाकार इसका मुनासिब नहीं है। और जो बातें हुई हैं जो एक इशू है, सीरियस इशू है, वो है ज़र्ब-ए-अज़्ब, और ज़र्ब-ए-अज़्ब में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कंप्रोमाइज़ उसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाए, और ना ये कोई चाहेगा कि डेमोक्रेसी डिरेल हो जाए। आप तो एटलीस्ट पार्लियामेंटेरियन, एटलीस्ट आप तो इस पे कहेंगे कि नहीं ये पक्की रहनी चाहिए। आपको शायद याद होगा जब ये धरने का ड्रामा भी शुरू हुआ था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि खुद ये ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुई थी और उसके थोड़े अरसे के बाद तो ये धरने वाले आ गए थे। यहाँ पर लोग वहाँ बेचारे ITPs बने हुए थे, लाखों लोग वहाँ बैठे हुए थे। और ये जून में लॉन्च हुआ था, ये अगस्त में, तो 1.5 महीने के बाद की बात है, नहीं 13 अगस्त को उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये उस वक्त भी हम समझ रहे थे कि ये गलत है और ये ज़र्ब-ए-अज़्ब को नुकसान पहुँचाएगा, पूरी कौम जो यकजा हुई है किसी बात पर आकर उस इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन हमारी बात किसी की समझ में नहीं आ रही। सर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जब मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि इस तरह की ना कोई ऑडियो टेप है और जो कोई मामलात हैं, तो इस चैप्टर को बंद ही कर देना चाहिए। और पंजाब भी तो आप ही के जो जिस हद तक देखें पाशा का रोल था, वो चौधरी निसार साहब भी, ये अब की नहीं बात, वो पिछले जब ऑपोजिशन में भी थे और उनका जो आपने भी ज़ुबैर की बात की और उसके भाई असद उमर ने भी कहा कि जी मुझे, उन्होंने कहा जब किसी का इस तरह का रोल, असद उमर साहब ने डिनाई किया, उन्होंने कहा मैं मिला था उनसे, जनातर बात साथ थे। एक वो जो उनके भाई ज़ुबैर ने कहा था जी, उन्होंने कि दोनों भाइयों को कहा, वो आपके भी प्रोग्राम में है, जब मेरे कप्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है PM हाउस की तरफ से, तो चैप्टर क्लोज करके CM के बयान को क्या कहेंगे, ज़र्ब-ए-अज़्ब पंजाब के बयान को क्या कहेंगे? मुझे बताएं, उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम का कहाँ पे नाम, उन्होंने कहा धरने के पीछे कौन थे उसकी मुझे बता देना, उन्होंने कोई अगर नाम लिया, आसिफ ने, आपके वज़ीर दिफा ने, बाई नेम दोनों। मैं मलिक साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमें इस वक्त अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्रिटिसाइज करने की बजाय हमें उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। सर मैं तो खुद चाहता हूं, नाम तो आप ले रहे हैं, मुझे क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर पंजाब को दरख्वास्त ये हम हौसला देते हैं उन लोगों को जो दुश्मन है हमारे, जो कौमी दुश्मन है हमारे। हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी जंग इस वक्त किन के साथ है, हमने उनको कैसे एलिमिनेट करना है, और जब पाकिस्तान इस टेररिज्म से पाक होगा तो मेरा ख्याल है कि ये मामला वैसे ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। ये दरखास्त मुझे करना वैसे बुरी बात है, आपको ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और डिफेंस मिनिस्टर को करनी चाहिए। प्रोड्यूसर साहब जरा हम दोनों के बयान सुन सकते हैं, CM पंजाब और सुनवा दें जी, सुनवा दें। फिर अंपायर की जो उंगली उठनी थी उन्हीं की उंगली उठनी थी। 30 अगस्त को उनका ख्याल था कि जब पब्लिक अंदर जाएगी, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत रिएक्ट करेगी, लाशें गिरेंगी और हमारे लिए जो है ये जवाब बन जाएगा कि ये हुकूमत को हटाए। जनरल पाशा जो है इन्वॉल्व थे, उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका पर्सनल ग्रीवियंस था। CM पंजाब साहब भी सुनाएगा, वो क्या कह रहे हैं? पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन मुहर्रिक थे, वसाइल कहाँ से आए, किसने वसाइल मुहैया किए और क्यों कर पाकिस्तान को इस तबाही के दाने ला खड़ा किया गया। इस तरह जो दूसरी पार्टियाँ इमरान खान साहब के साथ उनको मिलवाया गया, इकट्ठे किया गया, इसके क्या इसके मुहर्रिकात थे, क्या इसके पीछे सोच थी? पार्लियामान बेहतरीन इदारा है कि इसको पूरी तरह इसकी इंक्वायरी करे। ये एक आज टीवी का इंटरव्यू है अबसार के साथ और एक जावेद चौधरी के साथ एक्सप्रेस टीवी के ऊपर। शबाशी साहब ने किसी का नाम नहीं कोई, लेकिन इबाम भी नहीं छोड़ा होगा। नहीं देखिए, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि मिलवाया किसने था, आपको भी नहीं कहा, सईद गनी साहब को भी नहीं कहा, उन्होंने किसी अदारे का नाम नहीं लिया। वजीर दिफा ने तो नाम ले दिया ना। उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया जनरल पाशा पे, अगर आप दोबारा दोनों नाम है, उन्होंने किसी ने सवाल किया होगा, लेकिन जो उनकी भी उंगली थी वो जनरल पाशा साहब की तरफ थी। और ये आपको भी पता है जनरल दरबार साहब, इसका अब इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ इसको इग्नोर कर दिया जाए कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट आई थी उसे नज़रअंदाज कर दें, एक को हमने पनिश कर दिया, बाकियों को आप छोड़ दें? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें जो बयानात आए हैं वज़रा की तरफ से, अगर इस किस्म की कोई बात है, अगर वो समझते हैं उनके पास कोई सबूत है, सियासी क़यादत को चाहिए कि अस्करी क़यादत के साथ मिल के बैठ के पसे पर्दा इन बयानात की रोशनी में या जो भी सबूत या जो भी शिकायत है उनको मामले को दूर करना चाहिए था। जब आप पब्लिक फ़ोरम के ऊपर आ जाते हैं और पब्लिक में इस किस्म की बात कर देते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें मुतासर होती हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है ट्रस्ट डेफिसिट का, यानी आपका आपस में एतमाद जो है, जो फ़ज़ा बनी हुई है एतमाद की, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं। तो इसको मैं समझता हूँ ज़िम्मेदाराना तरीके से अगर कोई शिकायत हैं, पसे पर्दा अस्करी क़यादत सियासी क़यादत मिलती है, वहाँ मामलात को तय करना चाहिए, बजाय इसके कि वज़रा जो हैं उनको पब्लिक के अंदर ले आएँ और वहाँ से फिर एक तनाज़ा खड़ा हो जाए जो कि
बराह रास्त पूरे ऑपरेशन को मुतासिर जनरल अतर साहब, एक हमारे यहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, आपको लगता नहीं है कि जिस नौयत के इल्ज़ामात हैं वहाँ पर उस फोरम में ये डिस्कस होने चाहिए और इसको बाकायदा किसी ट्रांसपेरेंट तरीके से इस मसले को, अब चैप्टर को क्लोज करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाना चाहिए? ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिन हालात का हमें सामना है इसको मज़ीद बढ़ाने में नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा किसी का नहीं होगा। दुरुस्त बात। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी भी करते हैं। वेलकम बैक। सईद गनी साहब, हम एक ऐसी जगह पे बैठे बात कर रहे हैं जहां होम मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनके ऊपर खुदकुश हमला किया गया और वहां की हुकूमत को हम डिस्कस कर रहे हैं जिनकी कमिटमेंट हमें बड़ी कमज़ोर नज़र आती है। इल्ज़ामात की नौयत देखिए सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर। देखिए, मैंने जो बात आपसे पहले कही ना कि ये खानज़ादा साहब थोड़े से डिफरेंट लगे, जो दहशत गर्दों के मुतल्लिक़ जो मौक़िफ़ होता है पंजाब गवर्नमेंट का उससे, और अब एक ये राना सनौला साहब हैं जिनके मुतल्लिक़ बातें अब आपके सामने वो लेटर भी मौजूद है, वो दूसरे MP साहब भी फरमा रहे हैं, इनके वालिद बोल रहे हैं। ये इतना संगीन मसला है कि मैं नहीं समझता कि अब पंजाब गवर्नमेंट इस पर ऐसी पर्दा डाल सकती है। डाला हुआ है? नहीं, मुमकिन नहीं है। देखें, अब इनको अगर एक आध दिन में इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये तो या तो देखें उसको क्लियर करें कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं जो राना सनावला पे लगाए जा रहे हैं, असल मुलजिम कोई और है, या उनको बेनकाब करें, सामने लेकर आएँ। जिन जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी चीज़ें सामने लेकर आएँ कि वो किसी दबाव के तहत दे रहे हैं या उन्होंने बिल्कुल जो बात कही वो दुरुस्त है। लेकिन ये चीज़ इस तरह चल नहीं सकती। अब चल रही है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल कह रहे थे कि पॉलिटिकल ओनरशिप आपके यहाँ अच्छा, और दूसरी जिसको रोका गया पंजाब में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनरल साहब ने कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला, अंदरूनी नहीं है। अंदरूनी होता अगर वैसे लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो भाई अगर 19 आदमी मर गए हैं और कोई पुलिस वाला कह रहा है कि फलां आदमी के कहने पे हमने मारे, तो फिर पार्टी का इशू तो नहीं रही है, फिर तो ये एक रियासत का इशू हो गया, एक हुकूमत का इशू हो गया है। ये स्टेट मिनिस्टर फेडरल इधर बैठे हैं और MP पंजाब का उधर बैठा इल्जाम लगा रहा है। ये स्टेट मिनिस्टर साथ बैठे, स्टेट मिनिस्टर है और दूसरी तरफ दूसरा मिनिस्टर है, वजीर कानून है जी वो पंजाब का, और उसके ऊपर तो सीरियस इल्जाम आता है। सेनेटर साहब, ये पुलिस का रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुलिस भी कह रही है, पुलिस का रिकॉर्ड चेक करें और उन मुल्ज़िमान ने क्या बयान दिए उसकी रोशनी में इससे तो जो पंजाब हुकूमत के ऊपर पहले जो ये बातें सारी होती रहती थी कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और ये इनके अपने कोई कनेक्शंस हैं, ताल्लुकात हैं, वो किसी हद तक तो ठीक साबित होते हैं। जनरल तरबाज साहब, एक बड़ा सवालिया निशान सामने नज़र आ रहा है। आपने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, पॉलिटिकल ओनरशिप, फिर आपने कहा था कि क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, और फिर आपने कोऑर्डिनेशन की और कमिटमेंट की बात की और सिविल इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। यहाँ सारी चीज़ों का, हाँ जी, ये सारी चीज़ों का फुकदान नज़र आता है हमें। जी, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना सीरियस इस वक्त जो मसला है कौम के सामने, उसमें वो संजीदगी नहीं नज़र आ रही, वो ओनरशिप नहीं नज़र आ रही जिसको पुश चाहिए ख़ास तौर पे सियासी क़यादत की तरफ से। और इस किस्म के मामलात उठ रहे हैं जिससे ऑपरेशन अंडरमाइन होगा, ऑपरेशन में तातुल आएगा और इसमें दहशत गर्दों को तो फ़ायदा पहुँच सकता है और किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इसका संजीदगी से अहाता किया जाए, इन मसाइल को जितनी जल्द निपटा सकते हैं, जो भी फ़ैसले करने हैं वो किए जाएँ और तमाम तवज्जो जो है वो ऑपरेशन की तरफ होनी चाहिए। मैं आखिरी एक और सवाल आपसे पूछ लूँ जी, एक सवाल पूछ लूँ आपसे। कहा जाता है कि जनरल राहील शरीफ बहुत पॉपुलर हो गए, तो ये सियासी क़यादत इससे भी थोड़ी सी खौफ का शिकार है कि इनके आइंदा के इरादे क्या होंगे। क्या ऐसी सूरत हाल है कि उन्हें खौफ का शिकार होना चाहिए? ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज़ीरो सम गेम में हम हैं कि कोई पॉपुलर हो रहा है तो दूसरा जो है उसको खौफज़दा हो जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से अपने अपने मामलात जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स दायरे अलग हैं। अगर सियासी क़यादत समझती है कि फ़ौज सही ऑपरेशन कर रही है और कामयाब ऑपरेशन हो रहा है तो कौमी सतह पे ऑपरेशन उस वक्त कामयाब कहलाएगा जबकि सियासी इदारे, इंतज़ामिया वो जो अपने फ़राइज़ हैं उसमें वो अदा करेगी, तब हम कहेंगे हतमी तौर पे ऑपरेशन कामयाब हुआ है। लेकिन सिर्फ मिलिट्री सक्सेस जो है वो सिर्फ ऑपरेशन को कामयाब नहीं कर सकेगी। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि सियासी क़यादत या सियासी सपोर्ट जो है, इंतज़ामी सपोर्ट जो है, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की सपोर्ट जो है और कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा इस सब्जेक्ट पे, इससे पहले कि आप चले जाएँ, एक सिपाही के नाते से और एक
आर्मड कोर ऑफिसर के नाते से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा को, जो कि तमाम तर ख़तरे के बावजूद उन्होंने मैदान में कूद कर लीड किया है। बकौल इस शेर पे बकौल फैज़, बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, फ़रोग़ गुलशने सौते हज़ार का मौसम। आप सर बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, ये क्लोजिंग बहुत अच्छे थे। ये ऐसा ही ख्वाजा अगर मैं आपको अपनी लीडरशिप से बड़ा क्लियर मैसेज दे दूं, ये आपके धुंध आपकी आंखों से हटनी चाहिए। सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है, वॉर अगेंस्ट, मैं मेरी बात, मेरे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म प्राइम मिनिस्टर ने इसका इयादा किया हुआ कमिटमेंट है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमिटमेंट है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, पाकिस्तान में आखिरी दहशतगर्द हमने उसका पीछा करना है। और यही कमिटमेंट मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की है। ना उनकी जुबान में लफ्ज़िश आएगी, ना उनके कदमों में लफ्ज़िश है। और मैं एक सेकंड, और शहबाज शरीफ साहब और मेरे प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है कि पाकिस्तान, देखिए कराची में पहली मरतबा, एक मिनट लूंगा, कराची में पहली मरतबा नदीम मलिक साहब 20 सालों में इतना खुशी से इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, उसकी नज़ीर जाके पूछ रहे कराची के सड़कों। आबिद शेर अली साहब, जनरल अतर बात साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।